3 दिन से इतने क्यूरोसिटी बनी हुई थी, हर पल हम लोग लगातार मोबाइल पे चेक कर रहे थे कि रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन बस जिस टाइम रिज़ल्ट आ रहा था उससे 5 मिनट पहले ही रिज़ल्ट देखना हमने बंद कर दिया था कि अब नहीं आएगा। जैसे ही हम रिलैक्स हुए फ़ौरन हमें पता लगा कि इनकी नौकरी लग गई। इन्होंने पहला सेंटेंस था मम्मी नौकरी लग गई। एक ही दिन में लाइफ ऐसा लग रहा था बिल्कुल 180 डिग्री टर्न हो गई है। बहुत सारी चेंजेस हुए। इतने लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, जिन्होंने सालों से हमसे बात भी नहीं की थी, उन लोगों के भी विशेस आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि बच्चे का अचीवमेंट था। फादर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा छोटा बेटा पहले अटेम्प्ट में इसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया और आईएएस में इसका सिलेक्शन हुआ। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। एक दोपहर के 1 बजे मैं उठा था जब मेरे एक टीचर का मेरे पास मैसेज आया था कि कुछ घंटों में रिज़ल्ट आ जाएगा। तब मैं अपने मदर के पास बैठ गया था और उसके 2-4 मिनट बाद ही मेरे पास मैसेज आया 27। तो मुझे लगा कि शायद रैंक की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर चेक करा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को मैंने बताया कि भाई नौकरी लग गई है। उन्होंने बोला अच्छा क्या रैंक है, तो मैंने 27 बताया। उसके बाद का दिन तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर ही बीत चुका है, बिकॉज कई सारे लोगों के विशेज़ आ रहे हैं। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी। अभी इतना ओवरवेल्म्ड हूँ कि अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि खुश हुआ हूँ, बट हाँ बहुत खुश। कॉलेज की पढ़ाई करते रहें, सिलेबस समझ लें, प्रोसेस समझ लें कि क्या चीज़ें नहीं करनी है वो समझ लें, टॉपर स्टॉक्स देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें। लेकिन जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है उसे कॉलेज के बाद ही कर। थोड़ा सा लेज़ी बन जाना चाहिए, बिकॉज मुझे याद नहीं, शायद बिल गेट्स का कोट था कि आई वुड हायर द लेजीएस्ट पर्सन बिकॉज ही विल डू द जॉब विद मिनिमम एफर्ट। तो कम बुक्स पढ़ने का इंसेंटिव ही ये था कि और बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपकी और यूपीएससी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स व्यू। जैसा कि आपको पता है कि आज यूपीएससी सीएसई 2021 का रिजल्ट आया है और हमारे साथ सक्षम गोयल सर है जिनका 27 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले कि आखिर सर ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की और यूपीएससी के प्रथम प्रयास में इन्होंने सफलता दर्ज की। हेलो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और कॉलेज लाइफ और पूरा फैमिली बैकग्राउंड और सब कुछ बता दीजिए। मेरा नाम सक्षम गोयल है। मैंने 10th स्टैंडर्ड आगरा में सेंट कॉन्वेंट्स इंटर कॉलेज से करा। उसके बाद 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ में डीपीएस वसंत कुंज से करा। जिसके बाद मैंने बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में सेंट स्टीवेंस कॉलेज से करा। 2020 में मैंने ग्रेजुएशन करा। उस टाइम में अंडर एज था, तो फिर मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया जिसके अंदर ये रिजल्ट है। ओके सर, आपको आखिर कब फील हुआ कि आखिर मुझे यूपीएससी की मतलब जर्नी में जाना और आखिर आईएएस बनना है सर? लार्जली ऑन एंड ऑफ रहा है, बिकॉज फैमिली में गवर्नमेंट सर्विस का एक सेंस था। उसके बाद फिर कॉलेज में जब गए तब कई एलुमनाई थे जो सर्विसेज में थे, उन जब वो लेक्चर देते थे। उसके बाद मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ वो ब्यूरोक्रेट्स की, इकोनॉमिस्ट की, जर्नलिस्ट की, तो उससे मुझे लगा कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन इसमें मिलेगा। फाइनल जो डिलेमा था वो तो 3rd ईयर के एंड तक या 2nd ईयर के एंड तक क्लियर हुआ था। लेकिन साथ में बीच में ये भी लगता था कभी कभी कि एकेडेमिया में जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन जाऊं। तो 3rd ईयर के एंड आते आते तो ये श्योर था कि एक बार इसको ट्राई करना है। ओके सर, जैसा कि इंटरव्यूज 25 तक थे, देन उसके बाद 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला था। आखिर आपको पता था कि आज रिजल्ट आया था। आज का दिन सर कैसा गया था सर आखिर? एक दोपहर के 1 बजे मैं उठा था जब मेरे एक टीचर का मेरे पास मैसेज आया था कि कुछ घंटों में रिज़ल्ट आ जाएगा। तब मैं अपने मदर के पास बैठ गया था और उसके 2-4 मिनट बाद ही मेरे पास मैसेज आया 27। तो मुझे लगा कि शायद रैंक की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर चेक करा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को मैंने बताया कि भाई नौकरी लग गई है। उन्होंने बोला अच्छा क्या रैंक है, तो मैंने 27 बताया। उसके बाद का दिन तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर ही बीत चुका है, बिकॉज कई सारे लोगों के विशेज़ आ रहे हैं। ओके सर, आप दिन रात पहले मेहनत करते थे। आखिर जब आपका आईएएस बनने का सपना पूर्ण हो जाता था, आपको कैसा फील हुआ कि आखिर आपके पेरेंट्स के जो एक्सप्रेशन थे और आपको कैसा लगा कि सर आखिर मैं आईएएस बन गया? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी। अभी इतना ओवरवेल्म्ड हूँ कि अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि खुश हुआ हूँ, बट हाँ बहुत खुश हूँ। ओके तो आपके सर दोस्तों के भी मैसेज आए होंगे कि सक्षम आखिर आपने ये मंजिल हासिल कर ली, तो सर दोस्तों का क्या रिव्यू रहे? उन सब के बहुत विशेज़ आ रहे हैं, बहुत विशेज़ आ रहे हैं। दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग। ओके सर, बात करते हैं कि आखिर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सर
यूपीएससी के अंदर जो प्रथम स्टेज होता है प्रीलिम्स ही, और जो हार्डेस्ट और टफेस्ट एग्जाम प्रीलिम्स ही माना जाता है इसमें। तो सर इसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी और क्या क्या बुक लिस्ट थी? पहले मैं एक राइडर दे दूं कि मेरे जो कट ऑफ है 87.5 है और जो मार्क्स मेरे आए हैं वो 88.22 हैं, तो केवल 0.7 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो आई एम नॉट द बेस्ट गाइड। बट उसके अंदर मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, जो करंट अफेयर्स थे वो बहुत डिटेल में करे, ऑल्दो बाद में रियलाइज़ करा कि करंट अफेयर्स से उतने क्वेश्चंस नहीं थे, और जो मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो मैंने खूब सारे, मेरे ख्याल से 50-55 के आसपास लगाए होंगे। इन सब को मैंने कंपाइल करा और फाइनल एक पीडीएफ बना लिया था जो मेरे ख्याल से 600-700 पेज का था। वही जो 600-700 पेज थे उनको बार बार रिवाइज करा। ओके सर, बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रीलिम्स और मेंस के, उनको लगता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें मेंस की तैयारी करें, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मुझे नहीं पता है, तो वो अलग नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्टिंग में जो एसे है या एथिक्स इंटेग्रिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उनको मैंने प्रिपेयर करा था कि ये मेंस में ही आते हैं, इसलिए भी करा था क्योंकि बहुत लेज़ी तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंटीग्रेटेड ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर, वास्तविकता के रूप में देखा जाए कि आखिर आपने इस यूपीएससी की जर्नी को कब से स्टार्ट कर दिया? जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो 2020 से है। बीच में लक्ष्मीकांत पढ़ना, न्यूज़पेपर तो वैसे ही पढ़ता था, लक्ष्मीकांत पढ़ना, सिलेबस देखना, वो मैंने कॉलेज टाइम से देखा था, कॉलेज में पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर से। ओके सर, जैसा कि आपने एक बुक का मेंशन किया लक्ष्मीकांत, तो सर उसको रीड कैसे करें? जैसे बहुत सारी पूरी लक्ष्मीकांत को रीड करना बहुत और याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सर आपने कौन कौन से चैप्टर को उठा के आराम से पूरा रीड किया और याद किया? देखिए, मेरा सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस था, तो वो बुक एक रिवीजन टाइप का ही था, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि लक्ष्मीकांत, ग्रैनविल, ऑस्टिन, विद्युत चक्रवर्ती, वो सब पढ़ने के बाद फिर ये इजी ही बुक थी। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने रियलाइज़ करी कि ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में लक्ष्मीकांत की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, तो उसको सिलेक्टिवली रीड करें और एक बार जो मेंस में पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हुए रीड करें। ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स हैं इस बार उनकी स्ट्रेटजी में मैंने देखा था कि लक्ष्मीकांत जो पॉलिटिक बुक्स है उसको बहुत रिवीजन करें, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसके संदर्भ में आपने कौन कौन से जैसे पार्लियामेंट है उसमें, तो सर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर, मतलब रिवीजन के टाइम उसमें आप ज़्यादा हेल्पफुल हुए? मैंने उसमें जो लास्ट जो बॉडी, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उन्हीं को रिवाइज़ करा था, क्योंकि जो बाकी एरियाज़ थे वो मेरे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन है मैं वही मुझे पढ़ना पसंद था, तो मैं वही कई बार पढ़ चुका था, तो वो एरिया मैंने रिवाइज़ ही नहीं करा था कि मेरा सब्जेक्ट ही वो था। ओके सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी कॉलेज लाइफ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? कॉलेज के समय में इन बुक्स को आप कवर करें ताकि आसानी से प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक सफ़र कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से कॉलेज लाइफ में मैंने फर्स्ट ईयर में यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करा, थर्ड ईयर में नहीं करा, सेकेंड ईयर में लार्जली करा, और उसे करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप प्रोसेस समझ लें, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉलेज की पढ़ाई है, जो कर रहे हैं वो सही से करें, कॉलेज की पढ़ाई करते रहें, सिलेबस समझ लें, प्रोसेस समझ लें कि क्या चीज़ें नहीं करनी है वो समझ लें, टॉपर स्टॉक्स देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें, लेकिन जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है उसे कॉलेज के बाद ही करें। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आप सेंट स्टीफन से ग्रेजुएट है, तो सर वहाँ जाने से आपका यूपीएससी में कितना हेल्पफुल हुआ सर? वहाँ जाने से लार्जली ये रहा कि जो एलुमनाई हैं कई सारे, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो जब आते थे तो उससे जब वो लेक्चर देते थे तो समझ में आता था कि ये जॉब क्या है, इसकी क्या डिमांड्स हैं, इसमें क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और दूसरा जो एक सॉर्ट ऑफ, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग होती है जी सर। किसी भी ब्यूरोक्रेट को देखने से इंटरव्यू के अंदर, वो फीलिंग नहीं थी, बिकॉज वही ब्यूरोक्रेट्स, वो वाले नहीं लेकिन इसी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हमारे साथ कैफ़े में बैठ के खाना खा रहे होते थे, हमारे साथ गप्पे मार रहे होते थे, तो वो स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग इंटरव्यू में नहीं थी। ओके सर। सर जैसे कि कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ भी होती है, तो आपने कौन कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन की और आपकी प्रिपरेशन कितनी हेल्प हुई सर? स्टार्टिंग में 1-2 सोसाइटीज़ ज्वाइन करी थी पर समझ में नहीं आई तो छोड़ दी थी सब। अच्छा। तो सर आखिर कॉलेज के समय में आपने कैसे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट किया सर? कॉलेज के टाइम पे सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने उससे ज़्यादा अटेंड नहीं करा। जो कन्वेंशनल बुक्स थी
लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, ये जो 3-4 बुक्स हैं, इन सब को पढ़ लिया, ऑल्दो नोट्स नहीं बनाए, बस इतना ही करा था। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे पहले से ही थी और वही चलती रही। ओके सर, आपने अभी कोचिंग का नाम मेंशन किया जैसे कि आखिर सर इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना, या इसके बिना भी आप सफ़र ये तय कर सकते हैं? यानी कोचिंग जो मैंने रियलाइज़ करा कि जो पूरी 1 साल वाली कोचिंग है वो डिपेंड करेगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको जो ह्यूमैनिटीज़ के आंसर हैं वो लिखने की आदत नहीं है, कई बार आप सेंटेंस भी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो फिर शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में उल्टा भी हो सकता है कि आपके लिए शायद वो घातक ही हो जाए, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत खाएगा कोचिंग। तो आपको अपने आप रियलाइज़ करना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, मॉड्यूल्स वाले कोचिंग की ज़रूरत है या बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग्स की जो करंट अफेयर्स मैगजीन है वो और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगा। ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स जिसे उन्होंने पिछली बार इंटरव्यूज़ लिए थे, उन्होंने बोला कि 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक तो सिलेबस को अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझना, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत एनालिसिस करना। सर ये दोनों मैनेज कैसे करें और इन दोनों को एनालिसिस कैसे करें सर? मेंस के अंदर मैंने एनालाइज करा था, प्रीलिम्स के अंदर प्रोबेबली आई वाज लेज़ी, तो मैंने बस 2-3 साल के देखे थे। लेकिन क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में कर रहा था तो उसके अंदर ही और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ जाते थे। ऑफ कोर्स जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शायद इसलिए प्रीलिम्स में अगर मैं पास्ट ईयर करता तो और अच्छे मार्क्स आ जाते। मेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपको इधर उधर लेके जा सकती है और उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि वो भी नॉलेज है। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए 1 साल के लिए वो सारी क्यूरियोसिटी थोड़ी दबानी पड़ती है। बिल्कुल। ओके सर, जैसा कि मेंस की जो आंसर राइटिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपकी आंसर राइटिंग ही आपको टॉप रैंक अच्छे लिखने से टॉप रैंक दिलवाएगी। तो जैसे कि आपकी 27 रैंक है, बहुत मतलब टॉपर लिस्ट में नाम आया आपका। जैसे इसके रिगार्डिंग आपने आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस की? आंसर राइटिंग में आई थिंक जो मेरे पास एडवांटेज था वो स्पीड का था, बिकॉज मेरे सारे पेपर्स जो थे वो 5 मिनट पहले ख़त्म हो जाते थे और मैं हर 1.5 घंटे बाद 3 घंटे के पेपर में एक बार वॉक पे जाता था वॉशरूम तक और वापस आ जाता था, ताकि क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, दिमाग ठंडा हो जाए। तो राइटिंग स्पीड जो थी वो मेरे लिए एक एडवांटेज रहा। आंसर राइटिंग के अंदर थोड़ा मुश्किल ये था कि मुझे पैराग्राफ्स में लिखने की आदत थी और इसके अंदर थोड़ा सा ड्रामेबाजी मचानी होती है, तो वो मुश्किल था। लेकिन क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ जो थी उससे समझ में आ गया, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने पास्ट ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ डाल देते हैं, तो उससे समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे लिखना है ताकि विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, जो एवेलुएटर है वो देख पाए। उससे प्रैक्टिस कर लिया और उससे समझा। ओके सर, अभी बात करते हैं इंटरव्यू। आखिर आपका इंटरव्यू के वक्त आपको लगा होगा कि आखिर ओवरऑल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो गया तो आपकी कैसी रैंक आएगी, तो सर आखिर आपका इंटरव्यू कैसा गया था और कितने मार्क्स आए उसमें? इंटरव्यू में 179 है, जो शायद उतने अच्छे स्कोर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल था। उसके अंदर स्टार्टिंग में वो कंफर्ट भी करने की कोशिश की, जिसमें नाम पूछा, एक आध जोक करा, उसके बाद मेरे सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे, और उसके बाद जो पूरा माहौल था वो बहुत लाइट था। वो एक दूसरे के साथ भी जोक कर रहे थे, क्वेश्चंस जो थे बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ओके सर, इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट जो जिनका पॉलिटी ऑप्शनल है, तो उनके रिगार्डिंग आप उनको क्या बताना चाहेंगे, किन किन गलतियों को मतलब अपनी सुधार करें और कैसे तैयारी करें सर? मेरे ख्याल से ऑप्शनल में अगर पेपर देखें तो उसके अंदर वर्ड लिमिट नहीं होती है, तो जो 5000 वर्ड के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं जीएस में, इसके अंदर वो 6000 का हो जाता है। तो इसके अंदर एक तो स्पीड रखें, दूसरा जो कोचिंग में मटेरियल है वो काफ़ी है। मैंने जो अपने कॉलेज में मटेरियल बनाया था वो भी ऐड करा था, अभी जो भी मीडियम होगा मुझे पता नहीं है, उसके अंदर मैं वो भी डाल दूंगा, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट है। वो केवल इतना ही चाहते हैं, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी को कंप्लीट कर लें और याद कर लें तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ओके सर, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी यूपीएससी में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा मटेरियल है, इतनी कोचिंग है, तो सर अपने आप को मटेरियल से कैसे मतलब मटेरियल को कम करके कैसे तैयारी करें सर? आई थिंक थोड़ा सा लेज़ी बन जाना चाहिए, बिकॉज मुझे याद नहीं, शायद बिल गेट्स का कोट था कि आई वुड हायर द लेजीएस्ट पर्सन बिकॉज ही विल डू द जॉब विद मिनिमम एफर्ट।
तो कम बुक्स पढ़ने का इंसेंटिव ही ये था कि और बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं था। तो वही हर सब्जेक्ट में एक एक बुक जो है वो करना है। जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर भी अगर कोई आपको कंपाइलेशन दे रहा है तो फिर बैठ के नोट्स न्यूज़पेपर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाएंगे तो अपने आप स्मार्ट वर्क कर लेंगे। ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं कि सर इस जो भी नए एस्पिरेंट आ रहे हैं उनको किन किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एडवाइस से बचना चाहिए, जो मैं अभी दे ही रहा हूँ। तो एडवाइस से बचें। जो टॉपर टॉक्स हैं उन्हें देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो एक पूरे साल तक नहीं चलती है, वो हर हफ्ते बदलती है, कई बार हर दिन बदलती है, और कई बार एक ही दिन में 2-3 बार बदलती है। तो कीप योर स्ट्रैटेजी वेरी फ्लूइड, कीप इट प्रैक्टिकल एंड कस्टमाइज इट टू योरसेल्फ। ओके, एक बार पुनः आपके परिवार और आपके दोस्त और आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके और यूपीएससी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने सर की स्ट्रेटजी और सारी कंप्लीट यूपीएससी की जर्नी के बारे में बता दिया है। अभी हमारे साथ इनके पिताजी और माताजी, इनसे बात करते हैं कि आज रिजल्ट आया था, इतने हेक्टिक माहौल के बाद में भी इतने खुश नज़र आ रहे हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि आखिर कैसा लगा। हेलो मैम। हेलो मैम, आखिर जब 1 बजे के बाद जब रिजल्ट आया था उसके बाद का रुझान और उसके बाद के घर का माहौल कैसा रहा? 3 दिन से इतने क्यूरोसिटी बनी हुई थी। हर पल हम लोग लगातार मोबाइल पे चेक कर रहे थे कि रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन बस जिस टाइम रिज़ल्ट आ रहा था उससे 5 मिनट पहले ही रिज़ल्ट देखना हमने बंद कर दिया था कि अब नहीं आएगा। जैसे ही हम रिलैक्स हुए फ़ौरन हमें पता लगा कि इनकी नौकरी लग गई। इन्होंने पहला सेंटेंस था, मम्मी नौकरी लग गई। क्या रैंक आई? 27। तो 1 सेकंड के लिए सब कुछ ऐसा लग गया, ब्लैंक हो गया है। फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ जब लोगों के हमारे पास विशेज़ आने लगे। आपके मीडिया पे भी कुछ लोगों ने जो इंटरव्यूज़ लिए थे उस पर भी हमें पता लगा कि बच्चे की रैंक सच में 27 आ गई है। दैट्स इट। ओके, जब रिजल्ट आया था तब का माहौल और अभी का माहौल, जब हम सारे लोग बैठे तब अभी कैसा लग रहा है? एक ही दिन में लाइफ ऐसा लग रहा था बिल्कुल 180 डिग्री टर्न हो गई है। बिल्कुल। बहुत सारी चेंजेस हुए। इतने लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, जिन्होंने सालों से हमसे बात भी नहीं की थी, उन लोगों के भी विशेस आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि बच्चे का अचीवमेंट था। वास्तव में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था जिसके लिए हम बचपन से उम्मीद करते हैं बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। दिस इज़ द मोमेंट। आपके बेटे के बारे में बात करें कि आप जैसे आप सारे दिन इनके साथ में ही रहते थे, इनको खाना वाना सब कुछ सेटलमेंट करते थे, लेकिन जब ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे ये लोग? मुझे पता ही नहीं चला ये किस टाइम पढ़ता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे पास खेलने के लिए ही आता था। मेरे साथ ये लूडो, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ थोड़ी देर लूडो खेलने, मैंने आ जा बेटा लूडो खेलेंगे। ओके सर, आज आपके बारे में इनसे बात करते हैं कि आखिर आज के माहौल के बारे में आप बता दीजिए सर। किसी भी फादर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा छोटा बेटा पहले अटेम्प्ट में इसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया और आईएएस में इसका सिलेक्शन हुआ। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ओके, जो एस्पिरेंट्स उनके पिताजी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि धैर्य रखें, या फिर उनको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पेरेंट्स के लिए यही कहूँगा जो शायद मैंने अपने बेटे के साथ किया। 10th में इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए। इसने मुझसे पूछा था कि इंजीनियरिंग लें या ह्यूमैनिटीज़ लें, तो शायद हमारे परिवार के सभी लोगों ने इसे इंजीनियरिंग लेने के लिए कहा था। तो ये मेरे पास अकेले में आए, पूछे पापा आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा जो तुम्हारा पैशन है। मुझे मालूम था इसका क्या पैशन है, लेकिन मैंने इसके मुंह से ही कहलवाया कि जो तुम्हारा पैशन है वो करो। ही वॉज मोर कंफर्टेबल इन ह्यूमैनिटीज़। इसने डीपीएस वसंत कुंज में ह्यूमैनिटीज़ से 11th-12th किया, वहाँ भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये कहना है कि धैर्य रखें। ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई तिजारत नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिज़ल्ट आना ही आना है। धैर्य रखें और अपने बच्चे को राइटफुली एस्टिमेट करें। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तभी उसे आगे बढ़ाएं, और पेरेंट्स से बेटर जज कोई नहीं हो सकता है। अगर किसी में बच्चे में पोटेंशियल हो सकता है कि सिविल सर्विसेज का ना हो, इससे बेहतर लाइन का हो, व्यापार का हो, फॉरेन स्टडीज़ का हो, आर्ट्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसको पैशन में जाने दें। सिविल सर्विसेज इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ माई एडवाइस। दोस्तों, उम्मीद है कि इनके जो संदेश सुनकर आपको बहुत खुशी फील हो रही है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।